हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज साइकोलॉजी मनोविज्ञान चैप्टर 1 में हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बुद्धि क्या है, किसे कहेंगे, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को मैंने पिछले के वीडियो में बता दिया था। तो आप सब अगर उसको नहीं देखे होंगे उन सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज जो मैं बुद्धि का सिद्धांत बताने वाला हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आखिरी तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत को, ठीक ना। तो बुद्धि के सिद्धांत को अगर हम लोग बात करेंगे तो बुद्धि के सिद्धांत आप लोग देखिएगा कि दो भागों में बांटा गया है। जो मनोवैज्ञानिक लोग थे उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को क्या किया कि प्रतिपादित किया था और इसको उन्होंने क्या किया, दो श्रेणियों में बांटा था, यानी दो भागों में। पहला कौन सा सिद्धांत था, तो प्राचीन था, और दूसरा जो सिद्धांत था वो नया और आधुनिक सिद्धांत था। हमें ऐसे समझना है कि जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि का सिद्धांत दिया, लेकिन उनमें जो सिद्धांत था उन सिद्धांतों को श्रेणी के आधार पर बांट दिया गया। पहला जो प्राचीन सिद्धांत के आधार पर बांटा गया और दूसरा नया और आधुनिक सिद्धांत के आधार पर बांटा गया उसे। प्राचीन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है कि प्राचीन में दो सिद्धांत दिया गया था, एक स्पीयरमैन का सिद्धांत और एक थॉर्स्टन का सिद्धांत, ठीक। नया या आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें जो है तीन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है तीन सिद्धांत दिया गया था, जिसमें एक था हमारा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, एक हमारा जो है अस्टनवर्ग का त्रितत्वीय सिद्धांत था, और एक जेपी दास, नागलिरी और किर्बी, ये तीनों लोगों ने मिलकर के 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 5 सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो था वो नया और आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हमें ऐसे समझना है कि नए आधुनिक सिद्धांत में 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और प्राचीन सिद्धांत में 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 2 सिद्धांत दिया गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सबसे पहले क्या है, हमारा टॉपिक बुद्धि का सिद्धांत टॉपिक है, उसको क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो पहला हमारा क्या हो गया, प्राचीन सिद्धांत, और दूसरा हमारा क्या हो गया, नया या आधुनिक सिद्धांत। अब बात अगर हम लोग करेंगे प्राचीन सिद्धांत का, तो प्राचीन सिद्धांत को क्या किया गया, अभी आप लोग को हमने बताया कि 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन सा, तो पहला द्वि या 2 खंड का सिद्धांत जिसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। दूसरा जो है बहुखंड का सिद्धांत जिसको थॉर्स्टन नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे प्राचीन में 2 सिद्धांत हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत में कितने मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, तो 3 सिद्धांत जो है दिया गया था। पहला किसका है, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, दूसरा अस्टनवर्ग का त्रितत्वीय बुद्धि सिद्धांत है, और तीसरा जो सिद्धांत है दास, नागलिरी और किर्बी का 5 सिद्धांत है। तो ये हमारा जो है बुद्धि का सिद्धांत जिसको हम लोग को आज पढ़ना है। आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। बुद्धि के सिद्धांत 2 हैं, एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक। प्राचीन सिद्धांत में 2 मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, एक चार्ल्स स्पीयरमैन का द्वि या 2 खंड का सिद्धांत, एक थॉर्स्टन का बहुखंड का सिद्धांत, ठीक। नया और आधुनिक सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिया गया, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, अस्टनवर्ग का त्रितत्वीय बुद्धि सिद्धांत और दास, नागलिरी, किर्बी का 5 सिद्धांत, ठीक। अब आगे हम लोग जो है एक एक करके प्राचीन सिद्धांत और नया या आधुनिक सिद्धांत में जो भी बातें बताई गई है इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने सिद्धांत में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चलेंगे सबसे पहले प्राचीन में। तो प्राचीन में हम लोग को मालूम ही है कि पहला जो सिद्धांत था स्पीयरमैन का 2 खंड का सिद्धांत। तो 2 खंड से हम लोग को जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर 2 खंड मतलब कि स्पीयरमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया उसको 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। 2 भाग कौन कौन सा, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। पहला नंबर सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व, यानी जो स्पीयरमैन थे उन्होंने क्या किया कि जो अपना सिद्धांत दिया था 2 खंड का सिद्धांत या द्वितत्वीय सिद्धांत, इसको द्वितत्वीय सिद्धांत के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनमें उन्होंने पहला जो प्रकार बताया अपने सिद्धांत में बुद्धि का, वो था सामान्य योग्यता, जिसको सामान्य तत्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो विशिष्ट योग्यता,
और इसी को विशिष्ट तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो अपने सिद्धांत में तत्वों का या दो बुद्धि के प्रकारों का उन्होंने वर्गीकरण किया। इसको इंग्लिश में उन्होंने जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी के नाम से इन्होंने संबोधित किया। तो जनरल एबिलिटी का जी जो शब्द हो गया उसको जी फैक्टर से सूचित किए, और स्पेसिफिक एबिलिटी में जो एस है उसको एस फैक्टर से सूचित किए। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है जी फैक्टर एस फैक्टर करके, तो या जी कारक या एस कारक करके अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जी कारक जो है का प्रतिपादन किसने किया था, आप लोग को भुलाना नहीं है। जी कारक मतलब याद रखना है, या इस कारक मतलब याद रखना है कि वह स्पीयरमैन के सिद्धांत में कहा जा रहा है। जी कारक मतलब जनरल एबिलिटी में याद रखना है, जनरल फैक्ट में, जिसमें हमको समझना है कि सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व कहा गया है। और एस फैक्टर में मतलब कि इसमें बताया गया स्पेसिफिक एबिलिटी में विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्वों को, ठीक ना। तब आगे हम लोग ये देखेंगे कि जी फैक्टर या सामान्य योग्यता और एस फैक्टर या विशिष्ट योग्यता आखिर में होता क्या है। तो इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य योग्यता को या सामान्य तत्वों को। इसमें बताया गया है कि जो स्पीयरमैन थे, स्पीयरमैन जिन्होंने सामान्य योग्यता या सामान्य तत्वों का प्रतिपादन किया, तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जो विशिष्ट योग्यता थी या विशिष्ट तत्व था उसकी अपेक्षा में जो सामान्य योग्यता को जो विशिष्ट योग्यता की अपेक्षा उन्होंने क्या किया था, महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने बताया कि जो सामान्य योग्यता होता है वो व्यक्ति में क्या होता है, कम और अधिक पाया जाता है, ठीक। और ये योग्यता जो व्यक्ति में क्या होता है कि जन्मजात होता है, यानी जब बच्चा या व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें यह योग्यता जो है जन्मजात पाया जाता है, ठीक। और फिर सदैव उसमें क्या होता है कि वो बढ़ते रहता है। और इसका उपयोग के लिए उन्होंने बताया कि इसका उपयोग सभी मानसिक कार्यों में हम लोग करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता है वो भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, और जो यह योग्यता जिस व्यक्ति में ज्यादा होती है वो अपने जीवन में अधिक सफल होता है। और यह ज्यादातर भाषा विज्ञान दर्शन में जो है हम क्या करते हैं कि सफल होते हैं इस योग्यता के माध्यम से। तो हमें सामान्य योग्यता या सामान्य तत्वों को कैसे समझना है, तो सिंपल सा हमको ये कहना है कि सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व विशिष्ट योग्यता से महत्वपूर्ण है। स्पीयरमैन ने इसको महत्वपूर्ण माना क्योंकि ये क्या होता है कि हर व्यक्ति में जन्मजात होता है, और ये कम और अधिक मात्रा में हर व्यक्ति में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह योग्यता ज़्यादा होगी वह अपने जो है मतलब कि जीवन में जिस भी तरीके के भाषा विज्ञान को लेकर के या दर्शन को लेकर के जो मतलब कि समस्या आती है तो उसका वो समाधान जो जल्द और आसानी से कर लेते हैं। और इसका उपयोग जो किस कार्य में भी ज़्यादातर किया जाता है, तो हमें याद रखना है कि मानसिक कार्यों में भी जो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसी तरह दूसरा नंबर जो बात करेंगे हम लोग, जो हमारा जो है एस फैक्टर है, जिसको स्पेसिफिक एबिलिटी बोलेंगे या विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व कहेंगे। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बताया गया कि स्पीयरमैन के अनुसार जो विशिष्ट योग्यता होता है वो विशिष्ट तत्व के का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। मतलब ये कहा गया कि जो विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व है या स्पेसिफिक एबिलिटी, इसका उपयोग व्यक्ति किस लिए करता है कि जो उसके विशेष कार्य होते हैं उस विशेष कार्यों को पूर्ति के लिए क्या करता है कि विशिष्ट तत्व या विशिष्ट योग्यता का वो प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है कि ये अर्जित होता है। जैसे हम लोग देखें कि जो सामान्य योग्यता होता है वो क्या होता है कि उसको वो जन्मजात होता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता क्या होता है वो हमारा अर्जित होता है, यानी इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। ये हमें जन्मजात नहीं मिलता, इसको हम लोग प्राप्त करते, इसको हम लोग बनाते हैं। और यह एक दूसरे से क्या होता है कि स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये एक जैसा सब में नहीं होगा। हम जिस तरीके के विशिष्ट योग्यता को प्राप्त करेंगे वो हमारे में ही होगा, दूसरे व्यक्ति जिस तरीके के विशिष्ट योग्यता को ग्रहण करेंगे प्राप्त करेंगे वो उनमें होगा। तो ये हम अर्जित करते हैं, और ये एक दूसरे में क्या होता है कि भिन्न भिन्न होता है। और इसका संबंध जो है विभिन्न कुशल कार्यों से होता है व्यक्तियों में। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न और अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। अभी हम आप लोग को बताए ही कि व्यक्ति में क्या होता है कि भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और जिन व्यक्तियों में यह योग्यता जो है अधिक मात्रा में होगी वो अपने जीवन में मतलब अधिक जो है कुशलता प्राप्त करेंगे और अपने विशेष कार्यों में जल्द और आसानी से वो सफल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है स्पीयरमैन का जो द्विखंड का या द्वितत्वीय सिद्धांत था वो था। कैसे इसको समझना है कि स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के दो प्रकार या दो तत्व दिए, एक सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व मतलब कि यह व्यक्ति में क्या होता है कि जन्मजात होता है, इसमें व्यक्ति जो अपने मानसिक कार्यों को पूरा करता है जल्द और आसानी से, जिनमें यह तत्व ज्यादा होगी। विशिष्ट तत्वों का बताया गया कि जो विशेष कार्य होते हैं व्यक्ति उस कार्यों को पूरा करता है। यह व्यक्ति में क्या होता है कि अर्जित होता है, यह बनाया जाता है व्यक्ति के द्वारा, और ये एक दूसरे से क्या होता है स्वतंत्र होता है। और जिन व्यक्तियों में यह जो है तत्व या योग्यता ज्यादा होती है
वो अपने जो है संबंधित जितने भी तरह के कुशल या विशेष कार्य होते हैं उसको जल्द और आसानी से वो पूरा कर लेता है। तो ये हमारा जो है स्पीयरमैन के अनुसार द्विखंड या द्वितत्व का सिद्धांत था। इसको आप लोग को जरूर ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसके बाद जो प्राचीन सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत था वो थर्स्टन का बहुखंड का सिद्धांत था। थर्स्टन के बहुखंड के सिद्धांत में ज्यादा कुछ ये नहीं बताया गया कि वो सिद्धांत है क्या। इसमें केवल ये जिक्र किया गया है कि जो थर्स्टन थे उन्होंने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उनकी एक पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उसमें उन्होंने क्या किया कि बुद्धि को 13 मानसिक योग्यताओं के समूह में बांटा है और उसका जिनमें से 9 तत्व जो है प्रमुख है तो उसका जिक्र किया गया है। बस इन्होंने उतना जिक्र किया कि थर्स्टन ने बहुखंड का सिद्धांत दिया। बहुखंड के सिद्धांत में उन्होंने 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया उनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक में, और जिनमें से 9 जो तत्व महत्वपूर्ण है तो उन 9 की सूची यहाँ पर दी गई है, जिनमें पहला हो गया स्मृति, दूसरा हो गया प्रत्यक्षीकरण की योग्यता हो गया, तीसरा सांख्यिकी योग्यता हो गया, चौथा शाब्दिक योग्यता हो गया, पांचवा तार्किक योग्यता, छठा निगमनात्मक योग्यता, आगमनात्मक योग्यता 7वां नंबर है, 8वां नंबर स्थान संबंधित योग्यता और 9 नंबर समस्या समाधान की योग्यता। तो ये जो 9 तरीके के तत्व थे जिन्होंने अपने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक में इस बातों को जिक्र किया, तो टोटल इन्होंने 13 मानसिक योग्यताओं को समूह बताया, लेकिन उनमें से इन्होंने 9 तत्वों को प्रमुख माना है। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आप लोग का, ये पूछता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता में या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वो तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन जो पूछा जाता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता में थर्स्टन ने कितने प्रकार के जो योग्यताओं का वर्णन किया है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप लोग को याद रखना है कि मानसिक योग्यताएं कितने उन्होंने बताया, तो 7 बताया है, ठीक ना। प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत में जो कितने उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन या तत्व का प्रतिपादन किया तो वो 7 है। अब ये 7 कौन कौन है तो उसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 7 कौन कौन है उनके द्वारा बताया गया, तो याद रखना है कि निम्नलिखित 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये पूछा जाता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता जो सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो कितना है, तो थर्स्टन ने दिया था। कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने, 7। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता में कितने मतलब सिद्धांतों योग्यताओं का समूह बताया गया, तो 7 बताया गया है। पहला शाब्दिक योग्यता हो गया, दूसरा संख्या संबंधित योग्यता हो गया, तीसरा प्रतिबोधक योग्यता हो गया, चौथा शब्द प्रवाह योग्यता हो गया, उसके बाद 5वां तर्क योग्यता हो गया, छठा स्थानगत योग्यता हो गया और 7वां स्मृति योग्यता हो गया। तो ये 7 तरीके की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह जो है थर्स्टन ने बताया है। ठीक, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। और प्राचीन सिद्धांत याद रखना है कि थर्स्टन का कौन सा सिद्धांत था, तो वो बहुखंड का सिद्धांत था। अब आगे हम लोग चलेंगे, तो अगला हमारा जो सिद्धांत आएगा वो आधुनिक सिद्धांत आएगा। आधुनिक सिद्धांत, जिसमें हम लोग आधुनिक सिद्धांत में जिक्र करेंगे 3 मनोवैज्ञानिकों का, एक गार्डनर, एक हमारा जो है स्टर्नबर्ग और एक हमारा हो गया जेपी दास, नागलेरी और किर्वी। अब बात करेंगे हम लोग गार्डनर का बहुखंड का सिद्धांत का। तो गार्डनर बहुखंड का, बहुबुद्धि सिद्धांत का, बहुखंड नहीं, गार्डनर का क्या बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या किया है, उन्होंने बताया है कि जो गार्डनर के अनुसार बुद्धि है वो एकिक या अकेली योग्यता नहीं होती है। जैसे प्राचीन सिद्धांत में बताया गया कि वो अकेली योग्यता है, एकिक योग्यता है, लेकिन गार्डनर जो इन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है, एकिक या अकेली योग्यता नहीं है, यह क्या होती है कि अनेक प्रकार की योग्यताओं का समूह माना गया है। ये कैसे माना गया है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपने सिद्धांत में 3 विचार प्रकट किए हैं। क्या किए हैं उन्होंने, अपने सिद्धांत में 3 विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। अब 3 विचार क्या प्रकट किए हैं, तो पहला नंबर उनका विचार है कि बुद्धि एकल योग्यता नहीं है, वरन इसमें एक दूसरे से भिन्न अनेक योग्यताएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो बुद्धि होता है उसमें एक ही योग्यता नहीं होती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि बुद्धि एक ही योग्यता इसमें पाई जाती है। जैसे कहने का मतलब, मान लो कि अगर कोई एगो बच्चा है, ठीक, एगो कोई बच्चा अगर पढ़ने में बहुत कमजोर है, ठीक, पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो उसकी ये योग्यता है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। लेकिन अब इस योग्यता से हम ये जज नहीं कर सकते कि बच्चा किसी भी चीज में या किसी भी काम में कमजोर होगा, ऐसा हम नहीं जज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो लोग मान लेते हैं कि वो हर काम में कमजोर होगा। तो ये क्या है, ये गलत है। बुद्धि जो है वो एकल योग्यता नहीं होती है कि हम एक योग्यता को देख करके और व्यक्ति को जज कर दे कि वो हर योग्यता में क्या होगा कि निपुण होगा या मतलब कि अनिपुण होगा। नहीं, व्यक्ति अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो किसी अन्य कार्य में
जरूर जो है मतलब कि तेज होगा, या कोई पढ़ाई में तेज है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर काम में तेज होगा, वो किसी काम में कमजोर भी हो सकता है। तो गार्डनर ने अपने अनुसार बुद्धि को एकल या एकिक या अकेली योग्यता उन्होंने नहीं बताया है, या उसमें उन्होंने बताया कि अनेक प्रकार की योग्यताएं होती हैं। तो पहला इनका जो विचार था सिद्धांत में वो यही था। दूसरा विचार में उन्होंने ये कहते हैं कि इसमें पाई जाने वाली योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मतलब हम अभी आप लोग को जो उदाहरण दिए उसी पर आधार उदाहरण दिए कि जो व्यक्ति में योग्यताएं पाई जाती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, अलग होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया, आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी योग्यता में श्रेष्ठ या निम्न स्तर का है तो इस बात का पता नहीं चलता है कि उसमें अन्य दूसरी योग्यताएं कितनी अधिक या कम होगी। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि अगर किसी व्यक्ति में कोई योग्यता श्रेष्ठ मतलब ज्यादा है या कोई निम्न है, तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि जो दूसरा वो कार्य करेगा या कोई दूसरी उसकी योग्यता हो गई तो वो कितना होगा, अधिक होगा कि कम होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर पढ़ने में बच्चा एकदम श्रेष्ठ है, तेज है, तो दूसरे कार्यों में भी वो तेज होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। उसके कार्य को देख करके बताएंगे कि हाँ वो तेज है कि कमजोर है। या फिर अगर पढ़ाई में वो कमजोर है तो ये नहीं कहेंगे कि दूसरे कार्य में वो मतलब कि कमजोर होगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह उन्होंने तीसरा जो विचार बताया वो बताया है कि विभिन्न तरह की बुद्धियां संयुक्त रूप से समस्या समाधान में सक्रिय होती हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो विभिन्न तरह के व्यक्ति में योग्यताएं होती हैं वो समस्या समाधान में सक्रिय रूप से जो है वो कार्य करती हैं। तो आप लोग क्या समझे इस गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में? तो यही हम लोग समझे कि बुद्धि में एकिक या अकेली योग्यता नहीं होती है, इसमें अनेक प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। तो इसी आधार पर गार्डनर ने क्या किया है कि बुद्धि को 8 प्रकार में बांटा है। जैसे अभी हम लोग बुद्धि के प्रकार पढ़े थे पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग बुद्धि के प्रकार पढ़े थे, तो इसमें बुद्धि के 3 प्रकार आया था। लेकिन गार्डनर जो थे उन्होंने अपने अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताया है, तो 8 प्रकार में उन्होंने बुद्धि को बांटा है। ठीक ना, बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार में बांटा है, जिसमें पहला हमारा जो क्या है, भाषिक बुद्धि है। पहला क्या है, भाषिक बुद्धि। अब भाषिक से ही हम लोग को पता चल रहा है कि भाषा जो हमारा होता है, जो हम लोग बोलते हैं, किसी व्यक्ति से बोलते हैं या किसी के बातों को सुनते हैं या किसी को लिख करके कोई चीज को हम देते हैं, बताते हैं, किसी के लिखी हुई बात को हम लोग पढ़ते हैं, तो भाषिक बुद्धि में ये सब चीजें आएंगी। इसमें बताया गया है गार्डनर के अनुसार कि इस बुद्धि का संबंध लिखने, पढ़ने, सुनने, बातचीत करने, समझने आदि से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अन्य लोगों से ज्यादा होगी तो वह इस क्षमता को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर पाएगा, और इस बुद्धि का उपयोग विशेषकर कवि या लेखक करते हैं। यानी भाषिक बुद्धि में यह बताया गया कि इस बुद्धि का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ने लिखने में, किसी की बातों को सुनने में या बोलने में, समझने में, इस कार्यों में हम लोग भाषिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति में कहा जा रहा है कि यह बुद्धि ज्यादा होगी, वो इसको क्या करता है कि अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता है या बताता है। और ये किस में होता है ज्यादा, तो कवि लोगों में और लेखक लोगों में जो है होता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि का, तार्किक गणितीय मतलब होता है तर्क वितर्क करना। जैसे तर्क वितर्क हम करते हैं, एक दूसरे से, लोगों से सही गलत का ज्ञान लेते हैं या समस्या समाधान करने को करते हैं, तो वो तार्किक गणितीय बुद्धि का अंतर्गत होता है। इसमें बताया गया तार्किक गणितीय बुद्धि में कि इस बुद्धि का संबंध आंकिक समस्याओं से है, जो हमारी न्यूमेरिकल वाली समस्याएं होती हैं उससे ये संबंधित है। इसमें हम क्या करते हैं कि तर्क एवं प्रतीकों का उपयोग अमूर्त रूप से करते हैं, और इस बुद्धि का उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक और यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि में आप लोग को क्या समझ में आया, तो यही समझना है कि जो हमारी न्यूमेरिकल वाली समस्याएं होती है या आंकिक समस्याएं होती हैं, उसका समाधान करने के लिए हम लोग तार्किक गणितीय बुद्धि का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक और यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। इसी तरह आगे हम लोग जब चलेंगे गार्डनर के अगले बुद्धि प्रकार की ओर, तो तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा देशगत बुद्धि। देशगत बुद्धि में बताया गया है कि इस बुद्धि का उपयोग तृतीय आयाम के प्रत्यक्षीकरण में होता है। यहाँ पे तृतीय आयाम यानी तृतीय सेक्टर, जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक। तो उसी तरह तृतीय सेक्टर भी होता है, तृतीय सेक्टर जिसमें हमारा सेवा आता है। सेवा आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो सेक्टर के बारे में आप लोग को पढ़ना है, क्षेत्र के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र या चतुर्थ क्रियाएं। तो जो तृतीय क्रियाकलाप होता है या तृतीय आयाम, ये हमारा क्या होता है कि सेवा से संबंधित होता है। तो देशगत बुद्धि में कहा जा रहा है कि जो देशगत बुद्धि होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि तृतीय आयाम का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि स्वयं की आंखों से निरीक्षण करना,
ठीक, तो स्वयं खुद से जो है मतलब देखना जांचना, उस कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देशगत बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष या समुद्री यात्रा में, ठीक, मानसिक प्रतिभा के निर्माण में, ठीक, उसके बाद रूपांतरण के लिए हम क्या करते हैं कि इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। और इस बुद्धि का उपयोग ज्यादातर कौन करता है, तो जो नाविक हो गए, जैसे जो नाव चलाते हैं व्यक्ति, ठीक ना, जो नाव व्यक्ति चलाते हैं वो लोग जो है इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इस बुद्धि का। इंजीनियर हो गए, शल्य चिकित्सक हो गए, वायु चालक हो गए, जो वायुयान चालक हो गए, गाड़ी चालक लोग हो गए, चित्रकार, मूर्तिकार, जितने भी तरीके के ये कार्य करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग देशगत बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसी तरह चौथा जो हमारा क्या है, संगीत परक बुद्धि है। संगीत परक बुद्धि में ये बताया गया है कि इस बुद्धि का प्रदर्शन जो है संगीत तार तत्वों के उतार चढ़ाव, संगीत के निर्माण और इसको परखने, गायन एवं वाद्यंत्र बजाने में देखा जाता है। यह संगीत तत्व नृत्य कला में निपुण लोगों एवं गायकों के लिए आवश्यक है। मतलब जो संगीत परक बुद्धि है, इस बुद्धि का प्रदर्शन जो है किस लिए किया जाता है, कि जो संगीत व्यक्ति सीखते हैं या संगीत उंगीत में रुचि रखते हैं, तो उन लोगों के मतलब कि संगीत में कैसे गाना गाना है, मतलब गायन कैसे करना है, संगीत का जो तार तत्व हो गया उसका उतार चढ़ाव हो गया, लय कैसे है, संगीत का निर्माण कैसे होता है, अगर संगीत को परखना है तो जो संगीत सीखे रहेंगे वही ना, तो जो संगीत परक बुद्धि होता है तो इसी से संबंधित है। संगीत के उतार चढ़ाव को जानने में, संगीत के निर्माण में, उसको परखने में, वाद्यंत्र बजाने में, इन सभी चीज़ों के लिए संगीत परक बुद्धि का होना जरूरी है। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो है मतलब कि संगीतज्ञ, नृत्य कला में निपुण लोगों एवं गायकों के द्वारा ही ये किया जाता है। तो उन्हीं लोगों के लिए जो ये संगीत परक बुद्धि आवश्यक होता है। ठीक, तो ये हमारा जो चौथा प्रकार था बुद्धि का, जो गार्डनर के अनुसार बताया गया था। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो जो पांचवा प्रकार है वो हमारा क्या है, शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि है। जो पांचवा नंबर है साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान हमारा ये है, इसमें गार्डनर का जो पांचवा बुद्धि का प्रकार है वो है शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि। इसमें उन्होंने क्या बताया कि यह बुद्धि सूक्ष्म मांसपेशीय गति के लिए आवश्यक कौशल एवं निपुणता से संबंधित है। इसकी आवश्यकता खेलकूद, शल्य क्रिया, शिल्प रचना एवं नृत्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि है, कि व्यक्ति को शारीरिक गति मिले, वो हेल्थ रहे, उसका बॉडी जो है मतलब हेल्दी रहे, तो इसके लिए हमें जो है कहा जाता है व्यायाम करने के लिए, खेलकूद करने के लिए, ठीक, तो ये सारे कार्य करने के लिए, नृत्य करने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा गया शारीरिक गति संवेदना परक बुद्धि में कि तो इस बुद्धि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि अपने मांसपेशियों को गति के लिए जो है या उसको निपुणता के लिए जो है हम इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग खेलकूद में, शल्य क्रिया में, शिल्प रचना में, नृत्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। अगला जो है छठा नंबर हमारा बुद्धि का प्रकार है वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। अब आप लोग ये समझिएगा कि छठा और सातवां, जो सातवां नंबर अगर हम बुद्धि का प्रकार बताएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और सातवां की बात करेंगे तो वहां पर अंतराव्यक्तिक आ जाएगा, ठीक ना। तो अंतर्व्यक्तिक में ये समझना है कि इस बुद्धि की आवश्यकता होती है कि दूसरे व्यक्तियों की जो प्रेरणा होती है, दूसरे व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, दूसरे की जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, दूसरे की जो क्रियाएं होती हैं, उसको समझने के लिए जो हम इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। किसका, तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का। और इसमें जो ये बुद्धि है इसका उपयोग ज्यादातर किसके लिए करते हैं, तो जो विक्रेता हो गए, राजनीतिक हो गए, शिक्षक हो गए, धर्म प्रचारक हो गए, उनके द्वारा जो है इस बुद्धि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में हम लोग क्या समझे, तो हम लोग यही समझे कि हम दूसरे व्यक्ति के भावनाओं, इच्छाओं, क्रियाओं, प्रेरणाओं, इन सभी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। और ये लोग कौन करते हैं, तो विक्रेता लोग, राजनीतिज्ञ लोग, शिक्षक लोग, धर्म प्रचारक लोग, ये सभी लोग जो है मतलब ये कार्य को, इस बुद्धि का उपयोग वो लोग करते हैं। सातवां जो है इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट ये होगा कि इसमें क्या होगा कि व्यक्ति स्वयं के बारे में जानेगा। अंतराव्यक्तिक में क्या था कि व्यक्ति जो है दूसरे के बारे में जान रहा था, लेकिन व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में खुद का पहचान करेगा, खुद को ज्ञान को विकसित करेगा। तो इसमें कहा जा रहा है व्यक्तिक में कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है क्या करता है कि इस बुद्धि का संबंध स्वयं अपने आप को समझने एवं अपनी पहचान संबंधित ज्ञान को विकसित करने से है। व्यक्ति क्या करेगा कि खुद के पहचान को, खुद के बारे में जानने का और खुद का ज्ञान विकसित करने से के उपयोग जो इस बुद्धि को करता है। और साथ ही साथ जो अपने भाव एवं संवेगों को निर्देशित एवं नियमित करने में, उनमें भेद करने और अपने व्यवहार को उचित ढंग से निर्देशित करने में जो है ये इस बुद्धि का उपयोग करता है। आगे आठवां नंबर जो प्रकार है बुद्धि का वो है प्राकृतिक विषयक बुद्धि। आठवां नंबर जो प्रकार है वो क्या है, प्राकृतिक विषयक बुद्धि है।
जो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का 8 प्रकार था, उसमें ये आखिरी प्रकार है प्राकृतिक विषयक बुद्धि। प्राकृतिक विषयक मतलब बुद्धि जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। नेचर में जैसे हम लोग पेड़ पौधों को देखते हैं, ठीक, पशु लोग हो गए, तो इन सभी लोगों में हम विभेद करना, पहचान करना इनका कि कौन ये जानवर है, कौन सा ये पेड़ पौधा है, किस मतलब कि किस्म का ये पेड़ पौधा है, क्या काम करता है। तो इस चीज़ों का ज्ञान जो है हमें होना चाहिए। तो किस आधार पर होता है? तो प्राकृतिक विषयक बुद्धि के आधार पर होता है। तो प्राकृतिक विषयक बुद्धि में कहा जा रहा है कि इस बुद्धि का उपयोग वनस्पति एवं पशुओं की पहचान, उनमें विभेद करने से की जाती है। और इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादातर किन में होती है? तो किसानों में, शिकारियों में, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों में और पर्यटक लोगों में इस प्रकार की बुद्धि जो है पाई जाती है। तो ये हमारा था गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि के 8 प्रकार थे, वो 8 प्रकार थे, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की है? तो 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा किया गया है। गार्डनर के अनुसार जो आधुनिक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। अब आधुनिक सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत हम लोग देखेंगे तो वो है हमारा अष्टांग का त्रितत्वीय सिद्धांत, ठीक, अष्टांग का त्रितत्वीय सिद्धांत। तो अष्टांग जो थे उन्होंने 1985 में बुद्धि के एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसको बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत कहा गया। ये जरूर याद रखिएगा, VVI एक ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा भी गया है आप लोग के एग्जाम में, पूछा गया ऐसे कि बुद्धि के त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो अष्टांग ने। पूछा जाता है ये भी कि बुद्धि के त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन अष्टांग ने कब किया? तो कब किया? तो 1985 ईस्वी में। तो ये जरूर आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो याद रखना है कैसे? 1985 में अष्टांग ने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के द्वारा वो क्या करते हैं कि समस्या समाधान में जो निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उसको समझने के लिए जो इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का उपयोग किया है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया कि 3 प्रकार के उप सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र किया। मतलब इस बुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने 3 निम्नलिखित उप सिद्धांतों का जिक्र किया है। नाम से ही हमको पता चल रहा है कि अष्टांग का बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत, तो त्रि मतलब 3 हमको समझना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सिद्धांत में 3 उप सिद्धांत का उन्होंने जिक्र किया है। कब इन्होंने इसका प्रतिपादन किया? तो 1985 में। अब कौन कौन से 3 उप सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर हमारा है क्या है? घटकीय उप सिद्धांत। घटकीय उप सिद्धांत को भी क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमने पहले क्या बताया कि जो हमारे जो मतलब कि अष्टांग हैं उन्होंने क्या किया कि बुद्धि का जो त्रितत्वीय सिद्धांत दिया तो उसको 3 उप सिद्धांतों में बांटा। ये तो हम लोग बात समझ में आया। अब 3 उप सिद्धांत में जो पहला नंबर हमारा उप सिद्धांत है वो क्या है? घटकीय उप सिद्धांत है, ठीक। दूसरा अनुभव परक उप सिद्धांत है और तीसरा संदर्भात्मक उप सिद्धांत है। 3 उप सिद्धांत है, बात ध्यान समझिएगा। पहला घटकीय उप सिद्धांत, दूसरा संदर्भात्मक उप सिद्धांत और तीसरा जो है हमारा अनुभव परक उप सिद्धांत। अगर मान लो हम इधर उधर से भी बोल दिए तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं करना है। 3 उप सिद्धांत ही हैं, अनुभव परक उप सिद्धांत, संदर्भात्मक उप सिद्धांत और घटकीय उप सिद्धांत। अब अगर घटकीय उप सिद्धांत को देखोगे तो इसको क्या किया गया? 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक। अब उसी को हम लोग को चर्चा आगे करना है। तो पहले ये हमको समझना है कि घटकीय उप सिद्धांत आखिर में होता क्या है। तो घटकीय उप सिद्धांत को अगर हम लोग देखेंगे तो हम आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा घटकीय उप सिद्धांत में कि यह उप सिद्धांत बौद्धिक व्यवहारों में निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है जो निम्नलिखित 3 प्रकार के विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायक है। यानी इस उप सिद्धांत में कहा जा रहा है जो व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार होता है उसमें निहित जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, यानी जो ज्ञान संबंधित प्रक्रियाएं हैं उससे यह संबंधित होता है, जिससे हम विभिन्न क्रियाओं में 3 प्रकार के जो है कार्य ये सहायक होती हैं। पहला जो कह रहा है अधिघटक। अधिघटक क्या होता है? तो यह व्यक्ति की जो घटक होती है यह व्यक्ति के लिए योजना बनाने में, उसके कार्य प्रगति को देखरेख करने में और उसके समस्या समाधान में जो बाह्य और आंतरिक समाधान है उसके मतलब कार्यों में क्या होता है? ये संलग्न होता है, ठीक। और यह जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी, नियंत्रण, मूल्यांकन करने में सहायक होता है। तो हमें अधिघटक में क्या समझना है? तो यही समझना है कि जो घटकीय उप सिद्धांत का पहला जो मतलब कि सहायक क्रियाओं में से पहला जो सहायक कार्य है वो ये है कि इस घटक के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? योजना बनाता है, अपने कार्य प्रगति की देखरेख करता है और जो भी बाहरी और आंतरिक समस्या होती हैं उसका समाधान जो है करने में व्यक्ति इस अधिघटक का उपयोग करके संलग्न रहता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी, उनका नियंत्रण, मूल्यांकन करने में सहायक वो होता है।
ठीक। इसके बाद जो निष्पादन घटक बताया गया है, तो निष्पादन घटक में ये बताया गया है कि यह अधिघटक द्वारा कार्य निष्पादन एवं समस्या समाधान के लिए बनाई गई व्यूह रचना से संबंधित है। व्यूह रचना मतलब होता है रणनीति, ठीक, जिसको हम स्ट्रेटजी इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अनुसार व्यूह रचना बताया गया। पहला में ये बताया गया कि हम समस्या समाधान करेंगे उसके माध्यम से, लेकिन निष्पादन घटक में ये बताया गया कि जो व्यक्ति की समस्या समाधान होती है, ठीक, उसके लिए रणनीति क्या हमको बनाना है, स्ट्रेटजी क्या बनाना है, वो हमारा जो निष्पादन घटक में उपयोग किया जाता है। ज्ञानार्जन घटक में ये बताया गया है, जो ज्ञानार्जन तीसरा घटक है, इसमें कहा गया कि इस घटक का उपयोग हम सीखने की प्रक्रिया, जिस चीज में हम लोग कोई चीजों को सीख रहे हैं, ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ले रहे हैं ज्ञान को, उसको संग्रह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्ञानार्जन घटक को उपयोग करते हैं, और सूचनाओं की तुलना करने की प्रक्रियाओं में भी यह संलग्न होता है। तो तीसरा में हमको यही समझना है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस घटक का उपयोग करते हैं। तो ये अष्टर्न का जो त्रितत्वीय सिद्धांत था, उसमें जो पहला घट के उपसिद्धांत था, उस सिद्धांत के जो 3 विभिन्न क्रियाओं में 3 जो सहायक तत्व का उपयोग करते हैं वो ये था। अब अगर हम बात करेंगे दूसरा जो अष्टर्न के सिद्धांत का जो उपसिद्धांत का दूसरा टॉपिक है, वो है हमारा अनुभव परक उपसिद्धांत है। अनुभव परक उपसिद्धांत में ये बताया गया है कि इस उपसिद्धांत का संबंध व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक जगत के बीच संबंधों से होता है। यह उपसिद्धांत यह बताता है कि कैसे व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव बुद्धि को किस तरह प्रभावित करता है, और कैसे बुद्धि उसके व्यक्तिगत अनुभव को प्रभावित करती है, वो इसमें निर्भर करता है। यह बुद्धि के साथ सृजनात्मक को अभ्युदय एवं मौलिकता के गुणों से जोड़ता है। यह बार बार लगातार एक ही तरह के व्यवहार को बुद्धि का एक अंग मानता है, और यह स्वचालित योग्यता से संबंधित होता है। तो यह बुद्धि का जो अनुभव परक उपसिद्धांत अष्टर्न के द्वारा बताया गया था, यह दूसरा उपसिद्धांत था। तीसरा जो उपसिद्धांत जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, वो था संदर्भात्मक उपसिद्धांत है। संदर्भात्मक उपसिद्धांत में क्या कहा गया है, तो इस उपसिद्धांत का संबंध विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट व्यवहारों से है, जिन्हें बौद्धिक व्यवहार कहा गया है। इसका संबंध वातावरण के साथ कैसे व्यक्ति अपने को प्रभावपूर्ण ढंग से अनुकूलन करता है और विभिन्न संदर्भों में उपलब्ध संसाधनों के साथ अभियोजित करता है, वो सारी चीजों को इसमें बताया गया है। अष्टर्न के अनुसार कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने, यानी जो संदर्भात्मक उपसिद्धांत है, इसमें उन्होंने ये भी बताया गया कि जो बुद्धि के साथ जो पर्यावरणीय अनुकूलन स्थापित करना है, अपने को उसके अनुरूप ढालना है, या उस किसी चीज का चयन करना है, या आवश्यक मानसिक योग्यताएं, ये सारे चीजें जो है इसमें सम्मिलित होता है, और इसका संबंध वातावरण में परिवर्तन लाने की चेष्टा से भी हमारा किया जाता है। ठीक ना। आगे जब चलेंगे तो हमारा जो अगला जो सिद्धांत है, वो तीसरा नंबर सिद्धांत होगा, जो कि हमारा बुद्धि के सिद्धांत का आखिरी टॉपिक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, इसमें जो कई बार पूछा गया है इस सिद्धांत में कि दास, नागलेरी एवं किर्बी का बहुबुद्धि कह रहे हैं। 5 सिद्धांत जो है मतलब कि क्या है, इसका वर्णन कीजिए, ऐसे करके एग्जाम में पूछा गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो आप लोगों को जरूर याद रखना है। 5 सिद्धांत जो है इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो PASS, जो PASS नाम से इसको हम लोग सूचित करते हैं। इसको हम लोग पास बोलते हैं। पास का मतलब क्या होता है, इसका विस्तृत रूप, तो P से प्लानिंग होता है, A से अटेंशन होता है, S से सिमुल्टेनियस और S से सक्सेसिव होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो नियोजन, अवधान, समकालिक, अनुक्रमिक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 सिद्धांत का विस्तृत रूप क्या है। 5 सिद्धांत का विस्तृत रूप क्या है, तो हमें याद रखना है कि 5 सिद्धांत का विस्तृत रूप होगा नियोजन, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक होता है, या इसको इंग्लिश में प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव कहते हैं। इसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया, तो जेपी दास, ठीक, जेपी दास जो थे उनके द्वारा, नागलेरी और किर्बी, 3 वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या किया कि 5 सिद्धांत का जो है वर्णन किया था। कब किए थे वो लोग, तो 1994 ईस्वी में उन्होंने 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक। अब हम लोग 5 सिद्धांत में जो प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इस कार्य प्रणाली को हम लोग को समझना है। तो कहा जा रहा है कि इसके द्वारा बुद्धि का जो नियोजन और अवधान होता है, उसके लिए जो मस्तिष्कीय क्रिया तंत्र की परंपरा जो है उस पर यह निर्भर करता है, और समकालिक और अनुक्रमिक हमारे कार्य प्रणालियों के आधार पर हम इसको समझते हैं। यानी नियोजन और अवधान को जो है वो प्लानिंग और अटेंशन, ये दोनों चीजों को हमारे मस्तिष्कीय जो क्रियाएं तंत्र होती हैं उस पर निर्भर किया गया है। ठीक। और समकालिक और जो अनुक्रमिक हो गया,
यानी सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव हो गया। यह हमारे जो कार्य प्रणाली पर जो है या उसके आधार पर इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो आगे हम लोग इसी चीज का चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले किसको पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अपना भाव प्रबोधन और अवधान के बारे में, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग अटेंशन को पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो अटेंशन या भाव प्रबोधन और अवधान है, तो ये हमारे मस्तिष्क में जो भाव प्रबोधन एवं अवधान के लिए जो उत्तरदायी स्नायुवीय तंत्र होते हैं या स्मृतियां, जो मनोभाव और प्रतिक्रियात्मक अनुक्रियाएं होती है, वो उस पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब अटेंशन या हम खुद को जो है अपने माइंड को, मस्तिष्क को कैसे रिलैक्स रखेंगे या हम किसी चीज पर जो एकाग्र कैसे रहेंगे उसके बारे में संबंधित है। जैसे हम प्लानिंग किए किसी विषय को लेकर के, कोई हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग किए तो हम अटेंशन हो करके उसके ओर ध्यान केंद्रित होकर के कार्य को करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने दिशा से क्या होंगे, भटकने लगेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक सब्जी और फल खरीदने का। जैसे हम अगर कहीं जाते हैं मार्केट में कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर तरीके के फल के दुकान होते हैं और हर तरीके के सब्जी के दुकान होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है किसी फल या किसी सब्जी की दुकान पर केंद्रित हो जाता है और फिर हम वहीं से क्या करते हैं, सामान को लेते हैं। तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भाव प्रबोधन अवधान के लिए बताया गया है, यह स्नायुविक तंत्र पर या प्रतिक्रियात्मक अनुक्रियाओं पर निर्भर है, ठीक, जिसमें हमारा जो है ध्यान क्या होता है कि एक जगह केंद्रित होगा। तो यहाँ पर उदाहरण जो फल और सब्जी खरीदने को लेकर के बताया गया, जिसमें कहा गया है कि हम कई तरह के फल और सब्जी की दुकानों को देखते हैं, लेकिन हमारा जो है मतलब कि ध्यान जो केवल एक ही दुकान पर क्या होता है कि जाकर के केंद्रित हो जाता है, ठीक। और ये हमारा जो अवधान होता है, अटेंशन, ये क्या होता है कि चयनात्मक मानसिक क्रिया के रूप में कार्य करता है। चयन करने के आधार पर होता है, चुनने का, ठीक, जिसके कारण हम अपने वातावरण के हमारे उद्देश्य या लक्ष्य से संबंधित उत्तेजनाओं में से एक को चुन लेते हैं और जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होता है, ज्यादा सहायक होता है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो भी गोल और लक्ष्य हो गया, तो उसके लिए हम अपना ध्यान को केंद्रित करें, एक जगह केंद्रित करें और फिर उसको क्या करें कि लक्ष्य की प्राप्ति करें हम लोग। इसके बाद आगे जो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है, वो सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव के बारे में बताया गया है। सिमुल्टेनियस सक्सेसिव में ये बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। कहा जा रहा है कि यह दो ऐसी अनुक्रियाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क के श्रवण दृष्टि एवं पृष्ठखंडों से संबंधित है। श्रवण दृष्टि मतलब होता है सुनने का, ठीक ना। इसमें बताया गया कि जो समकालिक अनुक्रिया वो क्षैतिज होती है और यह हमें वातावरण की उत्तेजनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समझने में मदद करती है, ठीक। इसके द्वारा हम विभिन्न उत्तेजनाओं का एकीकरण कर लेते हैं और अनुक्रिया जो है सक्सेसिव क्या करती है कि अनुक्रिया का स्वरूप लंबीय होता है और इसके द्वारा उत्तेजनाओं को एक श्रृंखला में एकीकरण किया जाता है। यह हमारे उद्देश्य से संबंधित विभिन्न उत्तेजनाओं को समझने और इनके बीच विभेद करने की प्रक्रिया है और इस अनुक्रिया का उपयोग हम अंकों एवं वर्णमाला को सीखने में उपयोग में भी लाते हैं। मतलब इसमें यह कहा गया कि अगर हम, जैसे हमारा कोई लक्ष्य, कोई गोल है, तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं या जो उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कौन कौन सी उत्तेजनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसका एक विवरण क्षैतिज रूप से तैयार करना, जिसको जो हॉरिजेंटल माना गया है, और जो लंबी होता है जिसको वर्टिकल हम लोग बोलते हैं। तो लंबवत और हॉरिजेंटल दोनों आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि वातावरण में जितने भी उत्तेजनाएं होती हैं उसका हम क्या करते हैं कि विभेद करना, उसको समझने में हम इस सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव का उपयोग करते हैं। अंत जो हमारा बच रहा है वो क्या है, वो प्लानिंग है। प्लानिंग जो पी से सूचित किया गया है, जिसको हम लोग नियोजन के नाम से भी जानते हैं। तो नियोजन जो है, जो तीसरा नंबर प्लानिंग है, इसमें कहा गया कि नियोजन की प्रक्रिया का केंद्र हमारे मस्तिष्क के अग्रखंड यानी जो बीच वाला भाग होता है उसको अग्रखंड बोलते हैं, उससे संबंधित होता है। यह अनुक्रिया हमारे उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्ट्रेटजी बनाने से संबंधित है, रणनीति बनाने से। प्लानिंग मतलब हम लोग को मालूम ही है कि क्या होता है कि रणनीति बनाना होती है या नियोजन करना होता है। तो हमें याद रखना है कि जो नियोजन है वो हमारा क्या होता है कि जो भी लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने से यह संबंधित है। इसके द्वारा हम वातावरण के लक्ष्य से संबंधित विभिन्न उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के बाद उनमें से किसी एक को चुन लेते हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। इस सिद्धांत से संबंधित योजना बनाने को संज्ञानात्मक मूल्यांकन पद्धति भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन पद्धति या प्रणाली किससे संबंधित है। तो हमारा प्लानिंग, जिसको क्या कहते हैं नियोजन बोलते हैं, उससे संबंधित है। इसके द्वारा दृष्टि एवं श्रवण संबंधित माध्यमों से प्रस्तुत अवाचिक या वाचिक परीक्षणों का उपयोग 5 से 11 वर्षों के बच्चों के लिए किया जाता है
और यह विशेषकर इन बच्चों आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है और यह संज्ञानात्मक विकास के मूल्यांकन के लिए एक नया उपकरण माना गया है। तो ये हमारा प्लानिंग था। इससे पहले सिमुल्टेनियस सक्सेसिव को पढ़े और हमारा सबसे पहला था अटेंशन था। तो हमने अपना जो है आज बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ा कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक ना। अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में भी जो है बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में ही जिक्र किया गया, लेकिन उनमें किसी अलग तरीके से बताया। मैंने आसान भाषा में आप लोग को बुद्धि के सिद्धांत को समझाने का कोशिश किया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बुद्धि का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और बाकी जो है इस पार्ट के जो भी विभिन्न टॉपिक बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। बाकी आप लोग जो है पीछे के वीडियोस को रिवाइज करते रहिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।